गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन। आज हम लोग हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 7 पाठ 2 सल्तनत काल की शुरुआत का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं सल्तनत काल की शुरुआत में कितने सुल्तान हुए और कौन किसके गुलाम थे। सुल्तान एवं उसके गुलाम अधिकारी मोहम्मद गौरी भारत के उत्तरी हिस्सों पर अपना राज्य स्थापित कर चुका था। उसने चौहान, गढ़वाल, सेन, चंदेल आदि कई वंशों के राजाओं को हराकर अपना राज्य बनाया था। वह खुद गौर में रहता था और भारत में उसके राज्य के अलग अलग प्रांतों में उसके अधिकारी शासन चलाते थे। ये अधिकारी मोहम्मद गौरी के गुलाम थे क्योंकि मोहम्मद गौरी ने इन्हें खरीदा था। जो गौर है वो एक स्थान है। ये गुलाम राज्य के अधिकारी थे। तुम्हें इस बात की हैरानी हो सकती है, पर उन दिनों यह प्रथा थी कि तुर्किस्तान के युवकों को खरीदकर उन्हें युद्ध और प्रशासन के काम में प्रशिक्षण देकर सुल्तानों को बेचा जाता था। इसलिए वे गुलाम कहलाते थे। सुल्तान की सेवा में आने पर योग्य और होनहार गुलामों को ऊंचे और जिम्मेदारी के पद भी सौंपे जाते थे और इसके बदले उन्हें ऊंचा वेतन मिलता था। सुल्तान मोहम्मद गौरी की सेवा में ऐसे कई गुलाम थे और भारत में उसके राज्य का शासन चलाते थे। सन 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई, उसका एक महत्वपूर्ण गुलाम अधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसने गौरी के राज्य से अपना संबंध तोड़ दिया और भारत में ही तुर्क राज्य को मजबूत बनाया। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी का खरीदा हुआ गुलाम था। इस राज्य का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक खुद बना। यह राज्य अब तुर्की सल्तनत कहलाया। अगले शासक इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में सत्ता संभालने के साथ दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तब यह दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आइए देखते हैं कि सल्तनत के सामने कौन सी नई चुनौतियां आईं और उन लोगों ने उसका कैसे सामना किया। सल्तनत के सामने चुनौतियां। सरदार, जिन्हें अमीर कहा जाता था, तुर्क और अफगान कबीलों के होते थे। इनमें जातीय श्रेष्ठता तथा सल्तनत में ऊंचा स्थान पाने की भी होड़ रहती थी। इन्हीं अमीर सरदारों में से ही सुल्तान होता था। सुल्तान होने के लिए सैनिक योग्यता एवं शासकीय क्षमता का होना आवश्यक था। इन क्षमताओं के प्रभाव से वह सुल्तान बन सकता था और तभी तुर्की अमीरों का समर्थन प्राप्त करना भी संभव था। सुल्तान के लिए अमीर सरदारों का समर्थन और विश्वास जरूरी था। इस कारण प्रत्येक सुल्तान अपने अमीर सरदारों को शक की निगाह से देखता था। उसे हमेशा भय रहता था कि कहीं ये अमीर सरदार आपस में मिलकर कोई षड्यंत्र न करें। अतः सुल्तान का अधिकांश समय इन गुप्त षड्यंत्रों से बचने के उपायों में बीतता था। सुल्तानों को इन अमीर सरदारों में संतुलन भी बनाए रखना पड़ता था। इनको 40 गुलामों का संगठन भी कहा जाता था। ये जो अमीर सरदार थे वो अपना एक 40 गुलामों का संगठन भी तैयार किए थे। सुल्तान इस्लाम धर्मावलंबी थे तथा बाहरी देशों से आए थे। इसलिए भारतीय जनता पर शासन करने के लिए तुर्क अमीरों, उलेमा, धार्मिक वर्ग आदि को खुश करने के साथ ही हिंदुस्तानी जनता से भी सतर्क रहते थे, क्योंकि सल्तनत में विद्रोहों का भय हमेशा बना रहता था। ये सुल्तान जो थे वो मुस्लिम धर्म को मानते थे। इसलिए भारतीय जनता पर, चूंकि भारतीय जनता जो थी वो हिंदू थी, इसलिए इनको हमेशा ये भय बना रहता था कि कहीं ये विद्रोह न कर दें। सल्तनत कालीन शासकों ने आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए शासकीय प्रबंध तंत्र तथा राज्य विस्तार एवं बाह्य आक्रमणों से रक्षा के लिए मजबूत सैन्य संगठन भी बनाए। सल्तनत कालीन सुल्तानों ने लगभग 320 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया।
सल्तनत कालीन सुल्तानों ने, जो सल्तनत कालीन के सुल्तान थे, वो लगभग 320 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। इनमें सबसे पहला था प्रारंभिक तुर्क खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोदी वंश प्रमुख थे। इसके बाद प्रारंभिक तुर्क शासक गुलाम वंश, गुलाम वंश कब से कब तक रहा? 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक भारत में तुर्क शासन रहा और गुलामों का शासन रहा। सबसे पहले आप ये देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जो यहाँ एक चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसका तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत का पहला तुर्की शासक था। उसकी उदारता के कारण ही उसे लाख बख्श कहा जाता था, अर्थात वह लाखों का दान करने वाला दानप्रिय व्यक्ति था। उसकी एक उपाधि थी लाख बख्श। भारतवर्ष में उसके जीवन का अधिकांश समय सैनिक गतिविधियों में ही बीता। उसका अधिकांश यानी उसका जीवन का जो समय था वो ज्यादातर जो है सैनिकों के बीच में बीता। कुतुबुद्दीन ऐबक को भवन निर्माण में भी रुचि थी। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। कुतुब मीनार की शुरुआत ऐबक ने की थी, परंतु इसको पूर्ण इल्तुतमिश ने कराया। यहां आप ये देखते हैं कि कुतुब मीनार दिखाया गया है और 2.5 दिन का झोपड़ा, चित्र देखकर आप जान सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए राज्य की नींव अवश्य डाली, पर उस राज्य को सुदृढ़ बनाने का अवसर उसे नहीं मिल पाया। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक उसका दूसरा शासक जो था। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया। उसे ही उत्तरी भारत में तुर्कों के राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गद्दी पर बैठने के बाद उसे आंतरिक और बाहरी समस्याओं से जूझना पड़ा। आंतरिक और बाहरी का मतलब उसके अपने राज्य के अंदर और बाहर दोनों से जूझना पड़ा, यानी लड़ना पड़ा। इल्तुतमिश ने 26 वर्षों तक शासन किया। इल्तुतमिश का जो शासन व्यवस्था था उसको हम आइए जानते हैं कि कैसी शासन व्यवस्था थी। शासन व्यवस्था, इल्तुतमिश ने देश में एक राजधानी, एक स्वतंत्र राज्य और राजतंत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था और अफसरशाही व्यवस्था की स्थापना की। उसने दिल्ली को भारतवर्ष में तुर्क साम्राज्य का राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। उसने इक्ता अक्ता व्यवस्था के द्वारा केंद्र को प्रांतीय और स्थानीय शासन से जोड़ने की नींव डाली। यहां आप जो है ये देखते हैं कि कैसे जो है प्रशासन, इल्तुतमिश के समय में प्रशासन कितने भागों में विभाजित था और क्या था उसका शासन विभाजन। जैसे केंद्रीय शासन, जो केंद्र का शासन था, कई इक्ता प्रांतों को मिलाकर था। और फिर इसके बाद कई प्रांत थे जो इक्ता कहे जाते, कई परगनों को मिलाकर के, फिर कई परगनों को मिलाकर के परगना, कई ग्राम मिलकर के, पहले कई ग्राम मिलकर के परगना होता था और कई परगनों को मिलकर के प्रांत या इक्ता होता था और कई प्रांत और इक्ता मिलकर के केंद्रीय शासन। और जिम्मेदार कौन व्यक्ति था? सबसे पहला जिम्मेदार व्यक्ति जो था प्रशासन में वह सुल्तान माना जाता था। सुल्तान यानी राजा, फिर इसके बाद इक्तादार, अक्तादार, और फिर इसके बाद परगनाधिकारी, फिर इसके बाद मुखिया, पटवारी या चौकीदार होते थे। सबसे जो छोटी शासन व्यवस्था में जो व्यक्ति था वह चौकीदार था और उसके ऊपर पटवारी था, फिर मुखिया, फिर परगनाधिकारी, फिर इक्तादार और फिर सुल्तान। सुल्तान ने अपनी सल्तनत को कुछ प्रांतों में बांटा। प्रांतों को इक्ता कहते थे। हर इक्ते में सुल्तान अपने एक जिम्मेदार सेनापति को नियुक्त करता था, जिसे इक्तादार या अक्तादार कहा जाता था। यहां आप जो है ये एक मैप के माध्यम से देख रहे हैं कि इल्तुतमिश का साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था। यहां जो ये रेड दिखाया गया है उसकी साम्राज्य की सीमा है, या
दिल्ली, अजमेर, चंबल, उज्जैन, ग्वालियर, कंबोज, मुल्तान, सिंधु नदी, पाकिस्तान, झेलम, ये सब जो है इल्तुतमिश के शासन के अंतर्गत आते थे। उसकी साम्राज्य की सीमा थी। अब इक़्तादार के पास अपनी सेना होती थी और प्रशासन चलाने के लिए अधिकारी होते थे। इक़्तादार इनकी सहायता से राज्य की रक्षा करते थे और राय एवं राणाओं से कर वसूलते करते थे। अपने इक्ते से इकट्ठे किए गए कर से ही वे अपने अधिकारियों का और अपने सैनिकों का खर्चा चलाते थे। इस खर्चे के ऊपर जो कर बचता था उसे इक़्तादार सुल्तान को भेज देते थे। हारे हुए राणा अक्सर सोचते थे, मैं क्यों न अपने यहाँ का इतना सारा कर इकट्ठा कर तुर्कों को दूं, मैं पहले ही की तरह खुद ही क्यों न रख लूं, जब वे आकर मांगेंगे तब देखा जाएगा। मौका देखकर राणा आदि कर देना बंद कर देते थे। फिर सुल्तान या उसके इक़्तादारों को ऐसे विद्रोही राजाओं व राणाओं पर हमला करके जबरदस्ती उनसे कर वसूल करना पड़ता था। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया। यहाँ चांदी का टंका आपको दिखाया गया है। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। उसने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। यह भारतीय इतिहास में एक प्रथम महिला जो रजिया सुल्तान के नाम से, प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान के नाम से इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को ही राज्य सौंपा। राज्य का शासन 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक यानी 4 वर्ष इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। परंतु सरदारों तथा उलेमा के विरोध के चलते इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठ गया। लेकिन दुर्बल शासक होने के कारण 1236 ईस्वी में रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी और सुल्तान कही जाने लगी। रजिया से पूर्व प्राचीन मिस्र और ईरान में महिलाओं ने रानियों के रूप में शासन किया था, परंतु मध्यकालीन विश्व में पहली मुस्लिम महिला शासक थी। रजिया ने लगभग 3 वर्ष 8 माह शासन किया। रजिया ने स्त्रियों का पहनावा छोड़ दिया और बिना पर्दे के दरबार में बैठने लगी। वह युद्ध में सेना का नेतृत्व भी करती। अमीरों को शीघ्र ही पता लग गया कि स्त्री होने पर भी रजिया उनके हाथों की कठपुतली बनने को तैयार न थी। तुर्क सरदार भी किसी महिला के अधीन कार्य करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक षड्यंत्र के द्वारा उसे गद्दी से हटा दिया। रजिया के बाद उसका एक भाई एवं 2 भतीजे बारी बारी से सुल्तान बने जो अयोग्य थे। अतः इल्तुतमिश के छोटे पौत्र नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। यहाँ एक प्रश्न है, सोचिए और बताइए कि उस समय लोगों और दरबारी अमीरों ने रजिया का विरोध क्यों किया होगा। यदि रजिया आज शासक होती तो क्या उसका विरोध होता। नासिरुद्दीन महमूद 1246 ईस्वी में से लेकर के 1265 ईस्वी तक 40 तुर्क अमीरों का दल इस समय अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। जो 40 तुर्क अमीरों का दल था, संगठन था, वह इस समय अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। वे जिसे चाहते गद्दी से उतार देते थे और जिसे चाहते गद्दी पर बैठा देते थे। यानी वो किंग मेकर बन गए थे, राजा बनाने वाले बन गए थे। 1246 ईस्वी में इस दल ने इल्तुतमिश के पौत्र नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। महमूद ने एक अमीर जिसका नाम बलबन था को अपना नायक बनाया। बलबन ने धीरे धीरे अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली और वह एक शक्तिशाली सरदार बन गया। 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन गद्दी पर बैठा। बलबन 1265 ईस्वी से लेकर के 1287 ईस्वी तक बलबन एक योग्य और अनुभवी शासक था। उसने अपने शासन काल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए आसपास के जंगलों को कटवाया तथा साफ करवाकर वहां पुलिस चौकियों का निर्माण कराया। इस प्रकार वह दिल्ली के आसपास रहने वाले मेवातियों के विद्रोह को रोकने में सफल रहा। मेवातियों के अलावा उसने अन्य विद्रोहों का भी दमन किया। बलबन ने कानूनों को लागू करने में कठोरता बरती
उसने राजा के पद को प्रतिष्ठित बनाया। वह राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। बलबन का मानना था कि राजा को ईश्वर से शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए उसके कार्यों की सार्वजनिक जांच नहीं की जा सकती। इससे उसकी निरंकुशता सुरक्षित होती थी। इसलिए वह दरबार में अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठता था। वह कभी हंसता नहीं था। वह न तो कभी मजाक करता था और न ही हंसता था। उसने दरबार में निर्धारित ढंग से वस्त्र पहनकर आने बैठने आदि के बारे में नियम बनाए, जिनका कठोरता से पालन किया जाता था। उसने सुदृढ़ व्यवस्था बनाई, जिससे राज्य की पूरी खबरें गुप्तचर सुल्तान को देते थे। बलबन की प्रमुख विशेषता थी कि उसने सदैव न्याय को सुल्तान का प्रमुख कार्य समझा। उसने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना पर भी ध्यान दिया। सैनिकों को संतुष्ट रखने के लिए उसने उनका वेतन सदैव समय पर दिया। बलबन ही पहला शासक था जिसने सैनिकों को वेतन सदैव समय पर दिया। उसने उन्हें सक्रिय रखने के लिए निरंतर अभ्यास पर बल दिया। वह जो है सैनिकों को अभ्यास भी कराता था। इसके बाद आइए अब हम देखते हैं कि मंगोल आक्रमण। बलबन ने राज्य को बाहरी आक्रमण से बचाने एवं मंगोलों की शक्ति को रोकने का प्रयास किया। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में एशिया और यूरोप में आक्रांताओं की नई लहर आई। यहाँ आप ये देख रहे हैं कि मंगोल राज, चंगेज खान का साम्राज्य, चीन, तैमूर लंग का साम्राज्य और भारत इसके नीचे है, अरबिया, अरब सागर, मिस्र जो है। अब फिर जो है यह नए आक्रमणकारी मंगोल थे, जिन्हें उस महान साम्राज्य के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, जिनका गठन उन्होंने चंगेज खां के नेतृत्व में किया। 13वीं सदी का अंत होते होते मंगोल साम्राज्य ज्ञात दुनिया के बड़े भाग तक फैल चुका था। चंगेज खां के नेतृत्व में उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। यहाँ आप ये देख रहे हैं कि एक मंगोल सेना नायक, मंगोल सेना गुलाम सेना नायक का तंबू दिखाई दे रहा है। मंगोल आक्रमण की भयंकरता को बलबन भलीभांत अनुभव करता था, इसलिए उन्हें रोकने के लिए उसने मंगोलों के मार्ग में पड़ने वाले पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई तथा नए दुर्गों का निर्माण करवाया। वहां पर हष्ट पुष्ट सैनिकों एवं विश्वसनीय और अनुभवी अधिकारियों को नियुक्त किया। शस्त्र तथा भोजन आपूर्ति की पूर्ण व्यवस्था भी वहां पर की गई। फारसी शब्द मुगल का उद्भव मंगोल शब्द से हुआ है। यहां आपको चांदी व सोने का टंका भी दिखाया गया है। उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके वंश का शासन अधिक दिन तक न रह पाया, परंतु दिल्ली की जो शक्ति बलबन ने प्रदान की, उसी के परिणाम स्वरूप खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल रहा। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे मलिक सरहद और पंजाब के मुसलमानों की एक सम्मानजनक उपाधि थी। मलिक, इक्ता, प्रांतों को इक्ता कहते थे। जो प्रांत होते थे उनको इक्ता कहते थे। मंगोल जात, मध्य एशिया, तिब्बत एवं चीन के क्षेत्रों में रहने वाली जात। ये अब पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। इस अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।